बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन बाय A.K. रामानुजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम पे 2 वीडियोस बनेगी। आज की वीडियो में हम रामानुजन की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स और पोएम की ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में समरी और इसकी क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। A.K. रामानुजन ये एक रिनाउंड इंडियन पोइट, स्कॉलर और ट्रांसलेटर थे। नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन लिटरेचर एंड फोल्कलोरी स्टडीज़। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन लिटरेचर और फोल्कलोरी स्टडीज़ में। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 मार्च 1929 है। कर्नाटक, इंडिया में हुई थी। Ramanujan was deeply influenced by his multicultural upbringing and had a remarkable ability to bridge the gap between different cultural and linguistic traditions. इसकी पोइट्री में आप देखेंगे ये डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और इस तरह जैसे ये आज जो पोएम हम डिस्कस करेंगे इसमें भी आप देखेंगे कि इस पोएम में ये साइंस को भी डिस्कस करेंगे और इसी तरह जो इनके अपने हिंदू मज़हब के जो पांचा बुत्ता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जब हम इसकी पोएम ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। रामानुजन ग्रू अप इन अ तमिल स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली। इसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो कौन सी फैमिली में हुई है? ब्राह्मण फैमिली है। ठीक है, तमिल स्पीकिंग थी। ब्राह्मण जैसे एक कास्ट होती है इनकी, जैसे हमारे साइड पे पंजाबी हो गए, सिंधी, बलोच और पठान, मुहाजिर, ये इसी तरह इनके भी ब्राह्मण हो गए और डिफरेंट और भी इसके होते हैं। वेयर ही वॉज एक्सपोज टू तमिल लिटरेचर एंड ओरल ट्रेडिशंस फ्रॉम एन अर्ली एज। स्टार्ट में इसने तमिल लिटरेचर पे काम किया। ही वॉज आल्सो एक्सपोज टू इंग्लिश लिटरेचर थ्रू हिज फॉर्मल एजुकेशन। फिर ये स्लोली ग्रेजुअली जो है इंग्लिश लिटरेचर की तरफ इसने मूव किया और उस पर लिखना स्टार्ट किया। Ramanujan completed his schooling in Mysore and later pursued his higher education in the University of Mysore and Maharajas College. तो इस कॉलेज से इसने जो है अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो कंप्लीट की है। वेयर ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स, और इसने इंग्लिश लिटरेचर और मैथमेटिक्स दोनों पढ़े हैं। In the 1950s, Ramanujan moved to the United States to pursue a PhD in linguistics at Indiana University. अच्छा, लिटरेचर के साथ साथ इसने लिंग्विस्टिक में भी डिग्री हासिल की और PhD जो है इसने लिंग्विस्टिक में की है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स से। ड्यूरिंग हिज टाइम इन द US, ही डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ फोल्कलोरी एंड साउथ इंडियन लिटरेचर। इसी तरह फिर इसका जो शौक़ पैदा हुआ था वो किस चीज़ में था? साउथ इंडियन लिटरेचर में और फोल्क लॉरी, ये जो लॉरी वगैरह नहीं होते, इसको स्टडी या इसको जो है क्रिएट करना, इसमें जो है इसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। रामानुजन स्कॉलरली वर्क एक्सप्लोर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसमें आप इसके वर्क में आपको इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग मिथ, ये जो मिथ्स होती हैं देवताओं की कहानी या मिथोलॉजी, फोल्कलोरी एंड क्लासिकल पोइट्री। Ramanujan's contribution to Indian literature is widely acclaimed. He wrote poetry in both English and Kannada. इसने इंग्लिश और कनाडा, ये भी एक लैंग्वेज है, दोनों में जो है इसने जो पोइट्री है वो लिखी है। एंड हिज पोएम्स ऑफन डेल्ट विद थीम्स ऑफ लव, और इसके जो पोएम्स है उसमें थीम्स हमें कौन कौन से मिलते हैं? लव है, स्पिरिचुअलिटी है एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। His poetry collections include The Striders 1966, Relations 1971, Selected Poems 1976. Besides his own creative work, Ramanujan was also an accomplished translator. अच्छा, ये एक ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं। He translated numerous ancient Tamil and Kannada poems into English. जिस तरह उर्दू के पोएम्स होते हैं इसी तरह तमिल या कनाडा के जो पोएम्स थे वो इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस, ताकि जो अंग्रेज़ ऑडियंस है वो भी इसको पढ़ सके। हिज ट्रांसलेशंस ब्रॉट द रिच लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ साउथ इंडियन टू द फोर फ्रंट एंड रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम। तो ऑब्वियसली जब आप कुछ लिखते हैं उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। इसी तरह इसके वर्क को भी क्रिटिसाइज़ भी किया गया और अप्रिशिएट भी किया गया। Ramanujan's scholarly pursuits were equally remarkable. He dealt
deep into the study of Indian folklore and published several influential works. ये अगेन वही पॉइंट जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, इंक्लूडिंग द इंटीरियर लैंडस्केप, लव फॉर्म्स फ्रॉम अ क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी। तो इसने क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी पोएम्स ये भी इसने पब्लिश कराए थे 1967 में, एंड folk tales from India, a selection of oral tales from 22 languages 1991। तो ये उनके नाम हैं जो इसने लिखे हैं। Throughout his career, Ramanujan received numerous honors and awards for his literary achievements। इसमें मुख्तलिफ awards मिले हैं अपने करियर में। He was a recipient of the Satya Academy Award। सत्या अकेडमी अवार्ड की तरफ से भी इसे अवार्ड मिला था। द मैक आर्थर फेलोशिप एंड द पद्मा श्री, वन ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। तो ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, वो भी इसको मिले हैं। हिज वर्क कंटिन्यूज़ टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस राइटर्स, स्कॉलर्स एंड रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। इसके वर्क्स को आज भी अप्रिशिएट किया जाता है और इसको पढ़ा जाता है। लोग इसके जो पोएम्स है वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम्स होते हैं। जैसे ये आज का जो पोम हम डिस्कस करेंगे ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। A.K. Ramanujan passed away on July 1993, 13 जुलाई 1993। तो 13 जुलाई 1993 चिकागो में इसकी जो है डेथ हुई थी। लिविंग बिहाइंड अ रिच लेगेसी ऑफ पोइट्री, और पीछे इसकी जो पोइट्री है, ट्रांसलेशन एंड फोल्कलोरिक स्टडीज़, इस कंट्रीब्यूशंस हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन लिटरेचर। तो इसका जो वर्क है वो इंडियन लिटरेचर में आज भी पढ़ा जाता है और एक ग्रेट इम्पैक्ट है उसका। फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज़ डिवाइस कल्चर हेरिटेज। और इसके वर्क ओबियसली हर मुल्क के, चाहे इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, वो अप्रिशिएट करता है। पोइट हो, राइटर कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान का हो या इंडिया यूरोपियन ममालिक का हो या पाकिस्तान, एशिया के डिफरेंट दूसरे ममालिक से हो। राइटर जो है राइटर ही होता है, वो इन चीज़ों से हट के लिखता है। मतलब ये जो पॉलिटिक्स वगैरह है इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करता। तो उसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ पे लिखना, किसी इशू पे लिखना। इस तरह ये पोएम है, इसमें भी इसने इंसान की जो कंपोजिशन है वो किस तरह होती है ये चीज़ डिस्कस हुई है। अब इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें, द पोम एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, ये ऑब्वियसली A.K. रामानुजन ने लिखा है। द पोम इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। ये पोम किस चीज़ के बारे में, इंसान की ज़िंदगी की अहमियत के बारे में है, ठीक है। एंड हाउ इट कीप्स गोइंग, कि किस तरह ये ज़िंदगी चल रही होती है। विदाउट केयरिंग फॉर टाइम, मतलब जो वक्त है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नन, नो वन स्टॉप्स फॉर एनीथिंग इवन इफ़ द टाइम इज़ लेस। मतलब कोई भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, हालांकि अगर चाहे टाइम भी कम हो। एवरीवन हैज़ सम इमोशनल अटैचमेंट इन देयर लाइफ टू समथिंग। इसी तरह इस पोम में भी हमारी ज़िंदगी में हम किसी ना किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। इस पोम में भी यही चीज़ डिस्कस हुई है। द साइकिल ऑफ कंस्टेंट चेंज कंटिन्यूज विद टाइम एंड लाइफ। इंसान की जो ज़िंदगी है वो वक्त के साथ बदलती है, ठीक है, टाइम के साथ बदल जाती है। He also narrates that he has to leave everything behind as time never stops and he has to move on with life। कहता है कि जिस तरह टाइम है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसी तरह हमने भी टाइम के साथ ही मतलब मूव करना होता है, और एक वक्त आएगा कि हमने इस दुनिया को छोड़ देना है और कब्र की तरफ मूव करना है। Exploring the artistic process, the poem likely delves into the various elements and techniques। ये इसलिए डिस्कस हुआ, ये लाइन का मतलब ये है इन लाइंस का कि इस पोम में आपको, जब हम इसकी पोम ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा इंसान की कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। फिर जो हिंदू मज़हब है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें इंसान की कंपोजिशन के बारे में या इंसान का पैदा होना इसके बारे में क्या कंसेप्ट है। और इस पोम में जो लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हुए वो एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सनिफिकेशन और मेटाफर। अब आते हैं पोएम ट्रांसलेशन की तरफ। पोएम ट्रांसलेशन अगर देखें, इस पोएम में बताया गया है कि इंसान कैसे पैदा होता है, ज़िंदगी गुजारता है और मौत के बाद क्या होता है। इस पोएम में हिंदू बिलीव्स के बहुत से कंसेप्ट मौजूद हैं, क्योंकि ये ख़ुद एक हिंदू थे। इस पोएम के 60 लाइन्स हैं। सबसे पहले
ये जो लाइंस इसको डिस्कस करते हैं, कंपोज्ड एज आई एम लाइक अदर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन सर्टन वेल नोन लिस्ट्स, फादर सीड एंड मदर्स एग, gathering earth, air, fire, mostly water into a mulberry mass, molding calcium, carbon, even gold, magnesium, and such into a chattering self tangled in love and work. इन लाइंस का मतलब ये है, एलिमेंट्स का मतलब है इंग्रेडिएंट्स, क्या पुट किया जाता है इंसान की बॉडी बनाने के लिए। मैं भी उन्हीं चीज़ों से बना हूँ। पॉइंट क्या कहता है कि मैं भी उन्हीं चीज़ों से बना हूँ जिस तरह दूसरे इंसान बने हुए हैं। मतलब एलिमेंट्स यानी एक लिस्ट जिसमें फादर के स्पर्म्स और मदर्स के एग, और इसके बाद लाइक पंचा बुता। पांचा बुता का मतलब है, ये स्पेलिंग जो है आप लोग लिख लीजिएगा, PANCHABHUTA। पांचा बुता जो हिंदू है वो पांचा बुता पे बिलीव करते हैं। और मैं जो हूँ बनाया गया हूँ, पॉइंट क्या कहता है कि मैं बनाया गया हूँ एयर। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ है जो पांचा बुता है, जो मैंने कहा 5 चीज़ें, इसीलिए इसको पांचा बुता कहते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ, एयर, फायर और ज़्यादातर पानी से, और उसके बाद बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन से जिसमें कैल्शियम है। अब यहाँ पे ये केमिस्ट्री की बात करता है, ठीक है। सबसे यहाँ तक तो ये जो है लाइक हिंदू मज़हब की बात करता है, फिर यहाँ से जो है ये केमिस्ट्री की बात करता है कि इंसान की बॉडी में मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस चीज़ों से भी बनी है इंसान की बॉडी। कौन कौन सी है, जिसमें कैल्शियम है, कार्बन है, मैग्नीशियम है और गोल्ड, ये सब जो है केमिकल कंपोजिशन है। तो इन चीज़ों से मैं बना हूँ और आप भी इन चीज़ों से बने हुए हो। मतलब पॉइंट जो है हमारी तरफ भी इशारा करे कि जिस तरह मैं इन चीज़ों से बना हुआ हूँ, आप भी इन चीज़ों से बने हुए हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो फादर सीड और मदर एग से बने हैं, और हिंदू बिलीव के मुताबिक पांचा बुत्ता से, और इसके साथ कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशंस। और मैं 2 चीज़ों में स्टक हूँ। अब लास्ट लाइन में ये क्या कहता है, ये सेल्फ टेंगल का मतलब है स्टक होना, ठीक है, कि मैं 2 चीज़ों में स्टक हूँ, एक लव और दूसरा वर्क। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी। यहाँ पे इतने 3 चीज़ों को छेड़ा है, 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यहाँ तक मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। जैसे यहाँ तक ये बायोलॉजी की बात करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसने जो बात की है वो है हिंदू बिलीफ, ये यहाँ से, ठीक है। मतलब जैसे इसने लिखा है यहाँ पे अर्थ, एयर, फायर, वाटर, तो स्काई, ये चीज़ों से जो है पांचा बुता इसको कहते हैं कि इंसान जो है पैदा हुआ है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, ये जो लास्ट है इसमें केमिकल, जिसमें केमिस्ट्री की बात आ जाती है, केमिकल कंपोजिशंस। अब वो पांचा बुता मैंने आपको जैसे बताया कि वो 5 चीज़ें जिसमें अर्थ है, वाटर है, एयर, स्काई और फायर है। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट की समझ आई होगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट लाइंस पे। स्कैरी ड्रीम्स कैपेबल ऑफ आइज दैट कैन सी ओनली बाय मूविंग कॉन्स्टेंटली, द कंस्टेंसी ऑफ थिंग्स लाइक स्टोनहेंज और चेरी ट्रीज। इन लाइंस का मतलब है, इन लाइंस में आइडिया और परसेप्शन, पर्सनैलिटी की बात की गई है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जब वो अपनी आंखों से देखता है, आंखें जो है नई चीज़ें देखती है, और जो माइंड है ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है, दिमाग सोचता है, तब आइडियाज़ फॉर्म होती हैं, परसेप्शन फॉर्म होती है, हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो आंखें हैं ये कंस्टेंटली मूव करती है, ये आंखें समझने की कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्स में है क्या। कंस्टेंटली का मतलब है परमानेंटली, और स्टोन हेज ये जो है प्री हिस्टोरिक मोनूमेंट को कहते हैं। और चेरी ट्रीज़ मतलब गॉड ने हमें आंखें दी है जिससे हम देखते हैं और दिमाग से सोचते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी जो है शेप होती है कि हम क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। हमें कॉन्स्टेंटली देखना है। जैसे स्टोन हेज और चेरी ट्रीज़, और स्टोन हेज जो है ये एक मोनूमेंट है, आपने सुना होगा, जैसे यहाँ पे एक मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आपने नाम सुना होगा। इसी तरह ये स्टोन हेज ये एक मोनूमेंट है ब्रिटेन में, मींस बरतानिया में, और इसका अपना हिस्टोरिकल वैल्यू है, और ये 5000 साल से मौजूद है ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटेन में। और इनमें एक स्टोन की वेट 30 to 40 टन है, और कुछ तो 70 टन के हैं। और ये जो है हमने नहीं बनाए, ये प्री हिस्टोरिक है, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाए हैं 5000 साल पहले। अब अगले लाइंस में क्या कहता है
Add uncle's 11 fingers, making shadow plays of rajas and cats hissing, becoming fingers again the lock. इन लाइंस में पोइट कहता है, इसमें लाइक रोल ऑफ फैमिली शो किया गया है। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है या और जो बच्चा पैदा होता है और जो है और जो लाइक जो अंकल है वो बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब जो उस फैमिली का अंकल होगा वो बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार देता है ठीक है। उसके बाद वो वो बेबी को इंटरटेन करता है। कौन? वो अंकल जो है बेबी को इंटरटेन करता है अपनी उंगलियों से शेडो बनाना। और ये जो यहाँ पे इसने लिखा है कि एंड अंकल्स 11 फिंगर्स मेकिंग शेडो प्लेज। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है हाथों से जो है शेडोज़ मतलब कुछ पिक्चर्स बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा कि वो जो अंकल है वो शेडोज़ बनाता है और अंकल जो है बिल्लियों की आवाज़ें निकालता है। अब जो बच्चा है वो ग्रो कर चुका है कि हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, उसकी बहन की शादी है ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो है लाइंस में क्या डिस्कस हुआ है कि ये भी इसके साथ पढ़ते ताकि आपको समझ। और पैनिक और सिस्टर्स फेस एन ऑनर बिफोर हर वेडिंग, ठीक है यहाँ तक। अब इन लाइंस का क्या मतलब है? अब उसकी बहन की शादी है और ये जो है और ये जो बेबी है अब ये दूसरों के पेन भी समझ सकता है। और ये जिसकी शादी है 1 घंटा पहले वो सोचती हैं कि कुछ बुरा होने वाला है इसकी लाइफ में। शी इज़ पैनिक मीन्स शी इज़ पैनिक। इसमें रोल ऑफ फैमिली के बारे में बताया गया है। और जो बच्चा है वो ग्रो कर रहा होता है, फैमिली उसे बहुत ज़्यादा प्यार देती है, सिस्टर की मोहब्बत शो की गई है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? अ डेटेड न्यूज़पेपर मैप ऑफ अ प्लेस वन हैज़ नेवर सीन मे बी नो लॉन्गर देयर आफ्टर दी राइट्स का मतलब है स्ट्राइक। अब एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात कर रहा है जिसमें लोगों का राइट्स है और उन्होंने इतना स्ट्राइक किया कि जो जगह है वो मैप से गायब हो गई है। और न्यूज़पेपर का भी एक रोल होता है इंसान की पर्सनैलिटी को शेप करने में। एक जगह की न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में, उस जगह का नाम मेंशन नहीं है, हम कभी उस जगह की तरफ नहीं गए हैं और वो जगह अब वैनिश्ड हो चुकी है, मतलब मैप से गायब हो चुकी है। और ये सब आफ्टर राइट्स मीन स्ट्राइक के बाद ही हुआ है कि वो जगह ही गायब हो गई। अगले लाइंस में क्या कहता है? डाउनटाउन नायरोबी that a friend carried in his passport as others would a woman's picture in the violets। इसका मतलब ये है कि एक इंसिडेंट का बताया गया है जो नायरोबी में हुआ है। यहाँ ये पॉइंट जो है यूथ की बात कर रहा है और एक यंग बॉय को रिमेंबर करता है नायरोबी में। नायरोबी एक जगह का नाम है। उसने अपने वॉलेट में अपनी जीएफ की पिक्चर रखी है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर रखी है और जेब में उसका पासपोर्ट भी है। अगले लाइन्स में क्या है? एट द लेपर्स ऑफ मदुरिया मेल फीमेल मैरिड विथ चिल्ड्रन लॉइन फेसेस crabs for claws clotted on their shadows under the stone-eyed goddesses of dance, mere fillers moving as nothing to earth can move। इन लाइंस का मतलब है, इन लाइंस में पोइट ने न्यू एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, द लेपर्स ऑफ मडूरी। और ये मडूरी एक जगह का नाम भी है इंडिया में। फिर मेल फीमेल की मैरिज की बात हुई है कि उनके बच्चे होते हैं और उनमें मेनकेशी टेम्पल की बात की गई, एक मंदिर की बात की गई है कि वहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी है जो मूव नहीं करती। मतलब गॉडेसेस ऑफ डांस से मुराद वहाँ बुत वग़ैरह वो सब अपनी जगह पर है, कुछ भी मूव नहीं करते, लेकिन ज़मीन जो है वो मूव कर रहा है, मूव कर जाती है, लेकिन वो चीज़ें मूव नहीं करती जो उस मंदिर में है। वहाँ के जो पिलर्स है, ठीक है, जो गॉडेसेस है, ठीक है, वो मूव नहीं करती। अगले लाइंस में क्या है? आई पास थ्रू देम as they pass through me, taking and living affection seed skeletons and millennia of fossil records of insects that don't last a day। अब पॉइंट दोबारा बात करता है हमारी कंपोजिशन की कि इससे भी मैं बना हूँ और हम सब अपने हैं, मतलब सब इसी से बने हैं।
मैं उन चीज़ों से गुज़रा हूँ और आप भी उन चीज़ों से गुज़रे हैं। और कहता है कि मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ जिससे हमारे इमोशंस, आइडियाज़ जो है एक्सचेंज होते हैं। और फिर फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं जिन्होंने एक बहुत कम वक्त गुजारा होता है दुनिया में, उनके भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं। और इस तरह कुछ फ्लाइज़ है। अगले क्या है, बॉडी प्रिंट्स ऑफ फ्लाइज अ लेजेंड, सॉरी यहाँ तक। तो इस यहाँ मीन्स यहाँ से लेके इस लाइन तक, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये कुछ फ्लाइज़ की बात करता है, उनके भी मिलते हैं, मतलब उनके भी फॉसिल जो चीज़, जब आप मतलब कोई चीज़, पुरानी चीज़ जो आपको मिल जाती है उसको हम फॉसिल ही कहते हैं, ठीक है। उसके जो निशानात है या जो बॉडी वगैरह के कुछ पार्ट्स मिलते हैं आपको, तो उसको फॉसिल्स ही कहते हैं कि कुछ फ्लाइज़ के भी हमें उनके भी फॉसिल्स मिलते हैं। और फिर पॉइंट जो है लेजेंड, अगले लाइंस में, अ लेजेंड हाफ हर्ड इन अ ट्रेन ऑफ द हाफ मैन सर्चिंग फॉर एन एवर प्लेइंग ओ अदर हाफ थ्रू, यहाँ तक। तो अदर हाफ तक का क्या मतलब है? अब पॉइंट जो है लाइक लेजेंड मेंशन करता है जो पार्शली सुनता है। तो यहाँ पे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि वो बहुत कम सुनता है, मींस जो उस लेजेंड की बात हो रही कि वो बहुत कम सुनता है और बहुत कम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी। और ये लेजेंड जो है रेफ़र करता है मिथिकल हाफ मैन को, जो तलाश में है कि अपने आप को मुकम्मल करे, यानी इंसान की जो प्यास होती है, जो क्वेस्ट होती है कि अपने आप को मुकम्मल करे। थ्रू मोहनम टाइगर्स, हाइसेंट्स इन क्रोकोडाइल वाटर्स। इन लाइंस का मतलब ये है, पॉइंट इन लाइंस में कहता है, पॉइंट इन लाइंस में इंसान की जर्नी की बात कर रहे हैं, सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं महरम टाइगर्स और हाइसेंट्स का यूज़ करके। मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी, अपने सफ़र में चैलेंजेस का सामना करता है, ख़तरों का सामना करता है। एंड द स्वीट ट्विस्टेड लाइव्स ऑफ एप्लीपेटिक सेंट्स। जिस तरह सेंट्स जो होते हैं, ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो सेंट ऐसे नहीं बनते, वो भी कुर्बानियाँ देते हैं, तब जाके उनके मुर्शद बन जाते हैं। लोग जो है उनको पूछते हैं, लोग उन मुर्शद बन जाते हैं। एंड एवर एज आई एड आई लॉस डिकम्पोज इनटू माई एलिमेंट्स इनटू अदर नेम्स एंड फॉर्म्स, पास्ट एंड पासिंग टेंसेस विदाउट टाइम, कैटरपिलर ऑन अ लीव ईटिंग बिगेन बीइंग इटन। अब इन लाइंस में क्या बताया गया है, स्पीकर यहाँ पे एक्नॉलेज करता है कि इंसान की चेंज को, लॉस को, डिके को, और यहाँ चीज़ें इंसान को एकम्पनी करती, इंसान को कंपनी देती हैं। लाइक हम एक ही एलिमेंट्स से तो बन जाते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है, हम एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट होती है। कोई कहाँ पैदा होता है, कोई किसके घर में होता है, कोई किस कास्ट का होता है, तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट होती है और हमारी मैनिफेस्टेशन जो है डिफरेंट होती है। इन लाइंस में पास्ट और प्रेजेंट की बात भी की गई है कि कुछ माजी में मर गए हैं और कुछ प्रेजेंट में मरेंगे। और ये जो लास्ट दो लाइंस है, कैटरपिलर्स ऑन अ लीफ ईटिंग बीइंग इटन, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो लीफ पे अपनी लाइफ गुजारते हैं, वो लीफ को खाते हैं। कैटरपिलर का मतलब है लिटरा सॉरी। और ये एक कीड़ा है। आप सिंपल समझे कि कैटरपिलर ये एक कीड़ा है, ये चीज़ों को कंज्यूम करता है और आखिर में इसे कंज्यूम किया जाता है। मतलब द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ की बात की गई है पूरे पोएम में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी और इसकी एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।